Hello students, welcome back in a new video and today's topic is mitochondria। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक है, ठीक है। और अब तक हमने हमारे चैनल पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक की सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने एक थोड़ा नया फॉर्मेट तैयार किया, बताना कैसा लगा आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है ये बेटा एक प्लूरल टर्म है, तो इसका पहले सिंगुलर पता होना बहुत जरूरी है कि इसका सिंगुलर क्या होता है। इसका जो सिंगुलर है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियन। क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लेते या नाम सुनते सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो आती है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स को बोला जाता है। पावर हाउस वो जगह होती है बेटा जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना। एनर्जी क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है। उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं उस जगह को। अच्छा भाई, बिल्कुल सही बात है, पावर हाउस बोलते हैं। अब ऐसे ही जो सेलुलर एनर्जी जो होती है, सेल के लिए जो एनर्जी होती है बेटा, वो सेल में कहां जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होती है, ठीक है। अब बात करें भाई माइटोकॉन्ड्रिया, सर ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास है नहीं, तो वहां कहां होती है? तो हमें पता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस वहां पर मौजूद है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अपन बैक्टीरिया की बात करें मेनली, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? वहां का सोल मेंबर है। तो बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, तो हमारी ये सारी वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स की बात हो गई है, मान लो, क्योंकि वहां का सोल मेंबर है वो, ठीक है। हम मेनली उसी की बात करते हैं। तो अपन कहें कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स की या कह लो बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो भाई उसमें कैसे होगा? वहां तो सर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते नहीं है। तो वहां पर इसका एक एनालॉगस स्ट्रक्चर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब फंक्शन सेम बट स्ट्रक्चर अलग, जिसको अपन बोलते हैं मीजोजोम्स। इसको मैं पिछली वीडियो के अंदर, पिछली तो नहीं कहूंगा, पता इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें मैं समझा चुका हूं, और वो बात है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर जिस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, वहां आपको वो पूरा कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा मीजोजोम्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहां तक की बात हो गई। तो हम जब अब सेल की बात कर रहे हैं तो हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेली है, तो हम यूकैरियोटिक सेल में ये बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, यहां तक की बात हो गई। तो जो सेल है, ठीक है, उसका पावर हाउस इसको बोलते हैं, क्योंकि सेल के लिए जो एनर्जी है वो यही जनरेट होती है बेटा, ठीक है ना। सेल के लिए जो एनर्जी है वो यही जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा भाई, ये बात अपन को पता चल गई, तो इसलिए इसको अपन ने पावर हाउस बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे ना एक पॉइंट मैंने स्टार लगा के मेंशन किया हुआ है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। साइट ऑफ एरोबिक यानी साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये पॉइंट मैंने बड़ा स्टार लगा के इसको यहां पे रखा हुआ है। हमें पता है रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है बेटा जिसपे हम एनर्जी रिलीज होती है हमारे अंदर। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है ना, ये हमें पता है। रेस्पिरेशन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो ये किसके लिए साइट है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वो साइट है। अच्छा, यहां तक की बात हो गई हमारे पास। अब ये जो एनर्जी जनरेट करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, ये जो एनर्जी जनरेट का यहां पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, जो एनर्जी जनरेट होती है वो किस फॉर्म में जनरेट करता है? ये जनरेट करता है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करता है बेटा? एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये एटीपी क्या चीज है? ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा भाई, ये पता चल गया कि सर ये तो समझ में आ गया, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है क्या? तो बेटा ये हमारे पास में है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है ये? एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की एनर्जी करेंसी है बेटा। अच्छा, एनर्जी करेंसी का मतलब ये खुद एनर्जी नहीं है, इससे ये एक तरीके की पैसा, ये एक तरीके का पैसा है जिससे आप एनर्जी खरीद सकते हो। एक तरीके से करेंसी है, इससे आप एनर्जी खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो मैं समझाता हूं। एटीपी वाटर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में टूट जाता है एडीपी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये टूट जाता है वाटर की प्रेजेंस में, किसमें?
एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, यानी इसमें ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके अंदर, तो इनमें से ये इसमें से एक टूट जाता है और ये रह जाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अच्छा भाई, और उस बॉन्ड का जब वो बॉन्ड टूटता है तो क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है उस बॉन्ड के टूटने पर, और वही एनर्जी हम काम में लेते हैं। इसलिए ये करेंसी है, ये खुद नहीं है कि एटीपी खुद एनर्जी है, ये करेंसी है, इससे आप एनर्जी खरीद सकते हो। यानी बात समझ में आ रही है? मान के चलो आपके पास पैसा बहुत सारा है, तो पैसा खा थोड़ी लोगे, पैसा खाओगे थोड़ी, पैसे से आप क्या कर सकते हो, बाहर जाके खाना खरीद के ला सकते हो और उस खाने को खा सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हो। लेकिन ये थोड़ी आप पैसा खा लो, मेरे पास पैसा बहुत है मैं पैसा ही खा लूंगा, नहीं खा सकते ना, करेंसी होती है। ऐसे ये भी करेंसी है बेटा। अच्छा, इतना समझ में आ गया। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। The energy released during respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate। अब हम बात कर रहे हैं भाई कि ATP जनरेट होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो ये ATP किससे जनरेट होती है? ये जनरेट होती है ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाने से, ठीक है ना। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और जुड़ जाएगा इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, एडीपी। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना, एनर्जी लगती है जुड़ने, एनर्जी लगती है इसके जुड़ने में, बॉन्ड बनाने के लिए इनके बीच में, और क्या बन जाता है, एटीपी। यानी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में जब बॉन्ड बन जाता है तो एटीपी का जनरेशन हो जाता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई हमारे पास। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं। When terminal phosphate linkage in ATP is broken, यानी जब ये लिंक टूट जाती है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच की लिंक टूट जाती है, ठीक है ना, यूजिंग वाटर का यूज करके, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल। कितनी एनर्जी रिलीज होती है इस बॉन्ड के टूटने पर? 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक की बात हमारे पास हो गई। किसकी प्रेजेंस में यूज होगा, किसकी प्रेजेंस में, या कह लो किसका यूज करके, वाटर का यूज करके बेटा, किसका यूज करके, वाटर का यूज करके। सिंपल सी बात है। आगे की बात करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एटीपी मिल इन सेल, किसकी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल भी कह देते हैं। अरे भैया, जहां एटीपी जनरेट होगा उसको एटीपी की मिल कहते हैं, तो कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन वही सेम है जो ऊपर बात हुई थी हमारे पास में, क्योंकि यहां पर क्या होती है, एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल, इसको सेल विद इन सेल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल। बड़ा गजब है, समझना इस बात को, क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट, उसको भी सेल विद इन सेल बोलेंगे। इसके इनके जो मतलब है ना, ये दोनों जो हैं इनमें काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। मैं बताऊंगा इनको, एक बार कोरिलेट करके भी समझाऊंगा, टेंशन मत करना, है ना। तो ऐसे उसको भी सेल विद इन सेल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को भी। तो अभी बताऊंगा, धीरे धीरे बताता चलूंगा ये बातें, क्यों इसको सेल विद इन सेल बोलते हैं। पहले इसकी बात को थोड़ा समझ लो कि भाई सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है भाई, सेल के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, एक जो सेल होती है ना बेटा, वो क्या करती है कि भाई सेल डिवीजन की प्रोसेस से मल्टीप्लाई करती है, यानी खुद का नंबर बढ़ाती है सेल डिवीजन की प्रोसेस से। बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है? बिल्कुल बढ़ाती है भाई, सिंपल सी बात है। अब अपन बात करें कि भाई एक जो सेल है वो सेल डिवीजन की प्रोसेस से अपना नंबर बढ़ा रही है, तो यानी कि वो डिवाइड करके अपना क्या कर रही है, मतलब सेल डिवीजन कर रही है और अपना नंबर बढ़ा रही है। तो ऐसे ही ये भी सेल डिवीजन की प्रोसेस से, बाइनरी फिजन की प्रोसेस से, किससे, बाइनरी फिजन की प्रोसेस से अपन बात करें। कौन सी प्रोसेस से? बाइनरी फिजन, जिसमें क्या होता है, एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। जैसे अमीबा में होता है ना कि एक अमीबा दो अमीबा के बीच में डिवाइड हो जाता है, और दो अमीबे के बीच में डिवाइड हो जाता है, तो वो दो बन जाते हैं। ऐसे बनता नहीं बनता बाइनरी फिजन की प्रोसेस। तो ऐसे बाइनरी फिजन की प्रोसेस से ये भी क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और अपने जैसा नया क्या बना सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं। तो यार तो सेल जैसी कैपेसिटी हो गई इसके अंदर। और कौन सी सेल जैसी पता है? मैं आपको बात बताऊं कि अभी अपन बात करेंगे, इनको अपन कहेंगे कि ये एक तरीके से ना, इनका जो ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन है वो बैक्टीरिया से हुआ है, ऐसा अपन कहेंगे। एक कंपैरिजन करेंगे इस तरीके से कि इनका बैक्टीरिया से जो होते हैं ना, बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे ओरिजिन हुआ है इनका।
सीधी सी बात है, समझ रहे हो बात को। प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है इनका ओरिजिन, ये अपन बताएंगे जब अपन इनको एंडोसिम्बायोंट कहेंगे, तब अपन ये कहेंगे इस चीज को, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेकिन बेटा ये एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें है ना कि भाई ऐसा, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनसे मिलेंगे, इसलिए अपन कहेंगे कि भाई इनको उनसे ओरिजिनेट माना जाता है, ठीक है। अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। यानी भाई डिवाइड कर सकता है, डिवाइड करके नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा। तो भाई डिवाइड करके नया माइटोकॉन्ड्रिया तो तब बनाएगा जब इसके पास में प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म हो अपना, यानी खुद का प्रोटीन खुद बना सके। तो खुद का प्रोटीन खुद बनाने के लिए जरूरी जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसके पास मौजूद हैं। जो चीजें खुद का प्रोटीन खुद जनरेट करने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसके पास मौजूद हैं। इनके पास में एक डीएनए है। क्या है इनके पास में बेटा? एक डीएनए है, ठीक है। सिंगल यानी वन, यहां पर सिंगल का मतलब अपन को सिंपल लेके चलना, वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए। मैंने आपको डीएनए के बारे में बता रखा है कि डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो यहां कौन सा मिलता है? यहां मिलता है डबल स्ट्रैंडेड। कौन सा मिलता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड मिलता है, ठीक है। तो यहां पर एक मिलेगा डीएनए मॉलिक्यूल, और वो भी कैसा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड। तो हमें ये समझ में आ रहा है क्या डबल स्ट्रैंडेड है, एक है, सर्कुलर है, नेक्ड है, यानी ये तो सीधा सीधा किससे मिल गया? ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल से मिल गया। ऐसा तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। अच्छा, डीएनए, फिर इनके पास राइबोसोम भी है 70S। कौन सा राइबोसोम है बेटा? 70S। तो यार प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में भी 70S राइबोसोम होता है। और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रियन। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रियन बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। दो टुकड़ों में टूटकर दो माइटोकॉन्ड्रियन बन जाएंगे। तो यार ऐसा तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो यानी यार इनकी तो प्रोकैरियोटिक सेल से कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरीके से मिल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है मेनी सिमिलरिटीज विद द प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल से इतनी सारी सिमिलरिटी जब इसकी हो गई तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेल विद इन सेल इसको अपन बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जब अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, आरएनए के भी मॉलिक्यूल्स इनके पास में होंगे, तो ये जब सारी चीजें इसके पास मौजूद हैं तो सीधी सी बात है अपना प्रोटीन खुद बना पाएगा। जिसके पास अपना डीएनए हो, अपना राइबोसोम हो, अपना आरएनए हो, तो अपना प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कर सकता है? इसके पास अपना प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा जो कॉम्प्लेक्स जो एपरेटस है वो पूरा है इसके पास में, सारी चीजें इसके पास में मौजूद हैं। तो यानी यार एक सेल के अंदर ये खुद एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। यानी क्या है? ये एक सेल विद इन सेल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ में इतनी सारी प्रॉपर्टी, प्रोकैरियोटिक सेल तो सेल ही तो है, तो ये क्या होगा? सेल विद इन सेल। अब बात करें और क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोंट ऑफ सेल। एंडोसिम्बायोंट ऑफ द सेल। एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोटिकली, ठीक है ना, सिम्बायोटिकली रहता है। सिम्बायोटिकली यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब अपन जानते हैं जब दो कोई चीजें एक साथ मिलकर रहे और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाए, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता नहीं होता है, ठीक है। तो ये एंडोसिम्बायोंट होता है सेल का। क्या होता है? एंडोसिम्बायोंट। अब एंडोसिम्बायोंट इन ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी एक प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेट माना जाता है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसकी प्रोकैरियोटिक सेल से मिल रही हैं, तो इसको प्रोकैरियोटिक सेल से क्या माना जाता है? ओरिजिनेट माना जाता है बेटा, ठीक है। तो इसको एंडोसिम्बायोंट भी कहते हैं, एंडोसिम्बायोंट भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस, अच्छा पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं है। पूरी तरीके से मतलब, अब पूरी तरीके से ऑटोनोमस कब होता है? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर तो लेता है बेटा, लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी पूरी की पूरी प्रोटीन ये खुद ही जनरेट कर ले। कुछ ही प्रोटीन को जनरेट कर पाता है और कुछ के लिए क्या कर, और बाकी के लिए किसके ऊपर ये निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स प्रोटीन, कुछ कोई बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन डीएनए, अपने डीएनए की वजह से। रिमेनिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स ही आपको पता है मोस्टली क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। आर सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर जीन। अब हमको पता है जीन क्या होते हैं बेटा? डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, तो डीएनए कह लो, न्यूक्लियर डीएनए या न्यूक्लियर जीन कह लो, उससे बनते हैं।
यानी प्रोटीन अपना बना तो लेता है लेकिन कुछ बना पाता है, और बाकी के लिए किस पर डिपेंडेंट है, न्यूक्लियर डीएनए या न्यूक्लियर जीन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो यानी ऑटोनोमस तो है, ऑटो का मतलब खुद के, मतलब पूरा कंट्रोल। अब देखो ऑटोनोमस का मतलब तो हो जाता है बेटा पूरा का पूरा कंट्रोल खुद के हाथ में होना, लेकिन सेमी ऑटोनोमस है, कुछ कंट्रोल है इसके पास में, अपना पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूरी प्रोटीन्स अगर बना लेता तो हम बोलते कि भाई ये ऑटोनोमस हो गया, लेकिन नहीं बना पाता ना, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें आपको इसके अदर नेम्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि क्यों और कैसे इनको कहा जाता है। इट हैज अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस, इसके पास में क्या है, एक कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस मौजूद है। ये बात मैं बता चुका हूं, जैसे डीएनए इसके पास है, राइबोसोम इसके पास है, आरएनए इसके पास है, एंजाइम्स इसके पास है, ठीक है, सारी चीजें इसके पास में मौजूद है। अब बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली 1% ऑफ टोटल डीएनए ऑफ सेल। सेल का जो बेटा टोटल डीएनए है ना, उसका केवल कितना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए वो कितना है, केवल 1% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना कम है। माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग और सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेली बिकॉज इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन्स। यानी माइटोकॉन्ड्रियन अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है। तो ये क्या है, एक सेल्फ डुप्लीकेटिंग, अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात और बता दूं, हमने कहा इसको सेल विद इन सेल, क्लोरोप्लास्ट को भी कहेंगे, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट को भी कहेंगे। ऐसे ही हमने इसको कहा एंडोसिम्बायोन, क्लोरोप्लास्ट को भी कहेंगे। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट को भी कहेंगे, ठीक है। हमने इसको कहा, ठीक है ना, इसके पास अपने प्रोटीन सिंथेसिस का एपरेटस है, उसके पास में भी मौजूद है, ठीक है। यहां तक की बात हमारे पास ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी अपनी कॉपी खुद तैयार कर सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी कर सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अपन इनके बारे में और क्लोरोप्लास्ट को और मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए एंजाइम्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि भाई फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जब मैं आपको समझाऊंगा ना बेटा, तब आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि डीएनए से आरएनए, कौन सा एमआरएनए बनाने की प्रोसेस होती है, कौन सी ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो प्रोसेस है, इनके लिए जो एंजाइम्स है वो कहां प्रेजेंट है बेटा, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के अंदर। और कौन कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। कौन कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, ये सबसे ज्यादा बिजी और एक्टिव सेल ऑर्गेनेली है सेल का, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक्टिव तो होगा यार, जिसके पास जो खुद एनर्जी जनरेट कर रहा है वैसे एक्टिव तो होगा, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन बेटा काम ज्यादा करता है, एक्टिव रहता है ज्यादातर, इसलिए इसको इतना एक्टिव और बिजी सेल ऑर्गेनेली माना जाता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया per cell is variable depending on the physiological activity of the cells। यानी सिंपल सी बात समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो पर सेल क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है बेटा, ठीक है ना। क्या होता है, और डिफरेंट होता ही है, ठीक है ना, पर सेल के हिसाब से वो डिफरेंट होता है, पर ये चीज किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है कि पर सेल के हिसाब से भाई ये क्या है, अलग अलग है। तो ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, कि वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या कितनी करता है, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कितनी करता है, कितना काम करता है वो सेल, कितनी एनर्जी उस सेल को जरूरत पड़ती है, ज्यादा एक्टिव रहता है या कम एक्टिव रहता है, ज्यादा काम करता है कम काम करता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है या कम एनर्जी की जरूरत है। तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो वो करती है सेल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं in terms of shape and size also considerable degree of variability is found। इनकी शेप के बेसिस पे अगर अपन बात करें, साइज के बेसिस पे अगर अपन बात करें, तो भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज इनकी देखने को मिलती है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ध्यान रखना,
टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बारे में आपको बता ही चुका हूं, ठीक है ना। आपको सिंपल सी एक सिंपल सी बात समझ लो, माइक्रोमीटर को तो अपन एक्सप्लेन पूरी तरीके से कर ही चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और ना ही इसको यहाँ पे कुछ लिख के आपको समझाऊं जिससे नोट्स बेवजह खराब हो। आप जानते हो पिछली वीडियोस में मैंने काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं जब सेल की साइज आपको पढ़ाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एवरेज अगर कहें तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको बात बता दूं, पूरा जो नोट्स अपन ने बनाए हैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए और इसको एक्सप्लेन करते हुए बनाए। जो एनसीईआरटी कहता है उससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। और ध्यान रखना एनसीईआरटी जो कहती है वो तो कतई परम सत्य है हमारे लिए, चाहे वो जो भी हो। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना, डायमीटर इतना है इसका, एवरेज कहें तो इतना है, और लेंथ की बात करें तो होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये बात हमारे पास में हो जाती है। और ये बात मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, स्टेटमेंट्स आते हैं और स्टेटमेंट्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, साइज, शेप, कुछ भी पूछा जा सकता है। पॉइंट, ये जितनी भी चीजें हैं कि 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी ट्विस्ट करके एक एक स्टेटमेंट को हमें ढंग से समझना है। स्टेटमेंट्स आते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये सारी बात, स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की। ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रियन इज फाउंड। अच्छा, ये हमें पहले कर लेनी चाहिए थी नंबर की बात। अभी अपन ने ऊपर बात की थी ना कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है उस सेल की, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमें ऊपर दे देना चाहिए था, लेकिन ये मैंने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रियन इज फाउंड इन क्लोरेला फिस्का। किसके अंदर? क्लोरेला फिस्का। और माइक्रो, ठीक है ना, एस्टेरस जो है इनके अंदर कितने? केवल और केवल एक ही, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है क्लोरेला फिस्का और माइक्रो एस्टेरस के अंदर केवल एक मिलेगा आपको, क्या? माइटोकॉन्ड्रियन। टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, टोटल नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल टुगेदरली नोन एज कॉन्ड्रियोम। एक सेल के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन सबको टुगेदरली क्या बोला जाएगा? कॉन्ड्रियो, ठीक है ना, कॉन्ड्रियोम। क्या बोला जाएगा बेटा? कॉन्ड्रियोम, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या बोला जाएगा? कॉन्ड्रियोम बोला जाएगा। यूजुअली प्लांट सेल्स हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड एज कंपेयर्ड टू एनिमल सेल्स। अब बात करें प्लांट्स के पास में, ठीक है ना बेटा, प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो प्लांट्स के पास में कम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। फ्यू का मतलब अब आप खुद ही समझ लो बेटा, फ्यू का मतलब फ्यू का भी यूज होता है जब बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम कोई चीज होती है। तो यूजुअली प्लांट सेल्स हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स, क्योंकि आपको पता है भाई एनिमल सेल्स ज्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू, फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। आप सिंपल ही समझ सकते हो यार। एक बात बताओ, एक प्लांट को कहीं जाना नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई काम करने जाना, ना उसको ऑफिस जाना है, ना उसको कुछ करना, ना उसको शादी पार्टियों में जाना, ना डांस करना, कुछ भी नहीं करना, ना इधर उधर भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी नहीं करना, तो उसकी सेल इतनी एक्टिव नहीं है, तो उनके पास बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। किसके कंपेरिजन में? एनिमल सेल्स के कंपेरिजन में। अब बात करें जेनस ग्रीन बी। ये जेनस ग्रीन बी क्या है? जेनस ग्रीन बी बेटा एक हमारे पास में स्टेन है। अब स्टेन का यूज तो आपको पता ही है, स्टेन का माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में यूज होता है। माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम माइक्रोस्कोपिक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने के लिए उनको हम क्या यूज करते हैं? स्टेन का यूज करते हैं। तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट बी सीन इजीली थ्रू माइक्रोस्कोप, आप इसको इजीली नहीं देख सकते, इसलिए आपको इसको स्टेन करना पड़ता है एक वाइटल स्टेन से। एक बहुत ही वाइटल स्टेन है, कौन सा? जेनस ग्रीन बी, जिसकी मदद से अपन इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। बड़ा प्यारा सा एक डायग्राम आपके सामने है इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो बेटा सबसे पहली चीज, ये एक डाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी डबल मेम्ब्रेन से ये सराउंड है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ये बात। और ऐसे ही कौन? क्लोरोप्लास्ट भी डाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? डाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। अच्छा भाई पता चल गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है।
तो ये इसकी बेटा आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये जो इसकी है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, क्या है आउटर मेम्ब्रेन। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है इस तरीके से। आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड है इसकी। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। आउटर मेम्ब्रेन तो कैसी हो गई, स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड। तो ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। और जो ये फोल्ड्स बन रहे हैं, ये जो इनफोल्डिंग्स बन रही हैं, क्या बन रही है, इनफोल्डिंग्स, ये बन रही है, देखो ये बन रही है इनफोल्डिंग, ये बन रही है इनफोल्डिंग, ये बन रही है इनफोल्डिंग। किससे बन रही है, इनर मेम्ब्रेन से। इन इनफोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टा। क्या बोला जाता है, क्रिस्टा, यानी प्लूरल बोले तो क्रिस्टे, सिंगुलर बोले तो क्रिस्टा। अब बात करें आगे की, तो भाई दो मेम्ब्रेन है, तो इन दो मेम्ब्रेन्स की वजह से ये दो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। कितने, दो कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। कौन, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियन है। कैसे, एक तो देखो इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में, और एक ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर वाला ये पार्ट, ठीक गया, एक ये और एक ये। तो ये हो जाएगा आउटर कंपार्टमेंट इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का, और जो ये इनर मेम्ब्रेन है जिसको घेर रखा है वो हो जाएगा इनर कंपार्टमेंट। तो आउटर कंपार्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल देते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर कंपार्टमेंट को। और जो इनर कंपार्टमेंट है, उस इनर कंपार्टमेंट के अंदर एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस भरा हुआ होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस भरा हुआ होता है बेटा, ठीक है ना। और ये जो डेंस होमोजेनस सब्सटेंस है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। किसके अंदर भरा हुआ है, ये इनर कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये इनर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है बेटा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है हमारे पास। अब बात करें आगे की, ये मैंने देखो यहाँ पे पॉइंट भी डाल दिया, फिल्ड इन द इनर कंपार्टमेंट, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है इसका। तो भाई इसकी जो ये दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, इसकी फॉर्म करती है कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। यानी लिमिटिंग बाउंड्री मतलब कि हाँ भाई इसके ये खत्म कहाँ होता है ये बताती है, इसकी लिमिटिंग बताती है कि इसकी लिमिट इतनी है, यहाँ खत्म हो जाता है, बाउंड्री जिसको अपन बोलते हैं। तो ये क्या बनाती है, फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, इसकी माइटोकॉन्ड्रियन की। ये फोल्डेड होती है इनटू इनफोल्डिंग्स टू फॉर्म क्रिस्टे, सिंगुलर क्रिस्टा। ये स्मूथ हो गई, ये फोल्डेड हो गई, ठीक है ना। आउटर तो कैसे हो गई, स्मूथ, इनर हो गई फोल्डेड। अब बात करें इनके कंपोजिशन की, तो आउटर मेम्ब्रेन में 40% लिपिड, 60% प्रोटीन। वहीं अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो 20% लिपिड और प्रोटीन होते हैं 80%। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है ना। एक नोट लगाया मैंने, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उससे रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किन पर, इन दोनों मेम्ब्रेन्स पर। ध्यान रखना, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, मतलब आउटर के लिए, मेम्ब्रेन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स अलग हैं, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स अलग हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए जरूरी है। तो इनके पास स्पेसिफिक क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं दोनों के पास में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के पास में। अब बात करें एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स टू फॉर्म एटीपी आर फाउंड ओनली इन इनर मेम्ब्रेन। यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर अपन के पास में क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है, अभी पढ़ाऊंगा आपको ईटीएस के अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर ईटीसी कह लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पढ़ाऊंगा, इस वीडियो के अंदर तो नहीं, पर रेस्पिरेशन जब मैं आपको समझाऊंगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर, तब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक स्टेप होता है रेस्पिरेशन में, और आगे भी थोड़ा सा इसको टच कर लेंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो में भी। तो ईटीएस जो स्टेप है, ठीक है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वो और एंजाइम्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ईटीएस के, और वो एंजाइम्स जो कि एटीपी सिंथेसिस के लिए जरूरी है, वो केवल इनर मेम्ब्रेन के पास है, आउटर मेम्ब्रेन के पास नहीं है। इसके पास में एक फॉस्फोलिपिड है आउटर मेम्ब्रेन के पास, क्या है, फॉस्फोटाइडल कोलाइन, फॉस्फोटाइडल कोलाइन, और कोलेस्ट्रॉल, कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल। और इसके पास में कौन सा है, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, ठीक है ना। इसके पास कौन सा होता है, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल मिलता है। ये इनके बीच में एक तरीके से डिफरेंसेस समझ लो कि क्या डिफरेंसेस थे। आगे बात करते हैं, इन इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन कैरियर
कैरियर्स एंड साइटोक्रोम्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर मैंने अभी बताया था इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, ये रहा, ठीक है। और साइटोक्रोम्स भी पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड साइटोक्रोम्स, ये साइटोक्रोम्स, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये सब के सब किससे रिलेटेड है? ईटीएस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ईटीएस से रिलेटेड, एक स्टेप है रेस्पिरेशन का, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आर अरेंज इन स्पेसिफिक मैनर टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। यानी इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होते हैं, क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया था, या ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये आपकी मानो आपको सिंपल सी, ये जो ईटीएस है ना बेटा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? ये लास्ट स्टेप होता है ये वाला, ठीक है ना। On the inner membrane, pinhead particles are found. क्या मिलते हैं? Pinhead particles मिलते हैं, which are known as oxysomes या F0 F1 particles या elementary particles या Fernandez-Morin particles, कुछ भी बोल लो। यानी जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर पिन हेडेड पार्टिकल्स मिलते हैं, उनका नाम है ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स, या कभी कभी F1 पार्टिकल्स ही बोल देते हैं उनको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फर्नांडिस-मोरिन पार्टिकल्स, या क्या कह सकते हैं अपन इनको, ठीक है। ये हो गए सारे नाम, और कितने चाहिए यार? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा जी, एक लाइन मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है ना, ये मिस हो गई थी ऊपर। दीज टू मेम्ब्रेन्स, यानी इनर और जो आउटर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है ना, डिवाइड द ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब अंदर की जो जगह होती है, अंदर की जगह, ठीक है ना। किसके अंदर की जगह? ये यहां पर, ये जो अंदर की जगह है, इसको दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, ये दोनों मेम्ब्रेन्स मिलकर, ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई। तो दीज टू मेम्ब्रेन्स डिवाइड द ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, इनर, ठीक है ना, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, ऊपर सारी बातें समझा चुका हूं। तो ये रहे भाई आपके ऑक्सीजोम्स। तो दीज पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ध्यान रखना। दीज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। ये है ऑक्सीजोम, ये दिख रहा, 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, बेस, स्टॉक और हेड। बेस, फिलामेंट या हेड, स्टॉक कह लो, फिलामेंट कह लो, एक ही बात है बेटा। अब ये इनर मेम्ब्रेन पर अरेंज्ड है, किस पर अरेंज्ड है बेटा? इनर मेम्ब्रेन पर ये अरेंज होते हैं। ये रहा देखो, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये अरेंज्ड है, देखो ये अरेंज हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये पूरे कंप्लीट इनर मेम्ब्रेन पर ये अरेंज होते हैं। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, कौन सी हो गई? आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, ये तो इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये पूरी कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन। इनके बीच का स्पेस कौन सा हो गया? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जिसको अभी अपन बोल के आए थे, ठीक है बेटा। ये पिन हेडेड पार्टिकल्स किस पर अरेंज है? ये अरेंज है इनर मेम्ब्रेन पर, ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स, या कभी कभी F1 पार्टिकल्स ही इनको बोल देते हैं। ये क्या है बेटा? क्रिस्टा है। ये क्रिस्टा किसने बनाया? अरे भाई, ये इनर मेम्ब्रेन आपको पता फोल्डेड होती है, इनफोल्डिंग्स जो होती हैं, तो क्रिस्टा बनता नहीं बनता, तो ये वो क्रिस्टा है बेटा, ध्यान रखना। ये क्या हो गया? क्रिस्टा हो गया, ठीक है भाई। यहां तक की बात हो गई, ऑक्सीजोम्स हो ही गए, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट अपना क्लियर है। अब अपन बात करें तो ये जो फेस है इधर वाला, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना बेटा। ये इनर मेम्ब्रेन के दो फेस हो गए, एक अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ हो गया एक फेस, तो इसको समझने करो। अरे इसके अंदर क्या भरी हुई है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है? इनर कंपार्टमेंट है उसके अंदर, तो उसमें क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की तरफ वाला जो है, तो इसको समझना, इसको मैट्रिक्स फेस बोलते हैं, इसका इधर की साइड को, इसकी जो इधर वाली साइड है इसको क्या बोलते हैं? ये वाली साइड देखो, मैट्रिक्स फेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स फेस है। और जो इधर अगर अपन देखें, इधर अगर अपन देखें तो बाहर कौन आ जाएगा? अपन को बाहर कौन मिलेगा पड़ा हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में तो पड़ा हुआ है, तो बाहर कौन पड़ा हुआ रहेगा? साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको बोलते हैं सी फेस या साइटोसोल फेस, ठीक है ना, ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। यहां तक की बात हो गई हमारे पास में। मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स इन इनर मेम्ब्रेन विद एंजाइम्स, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को शो किया हुआ मैंने, ये दिखाया हुआ है ना डॉट से जो दिखाया हुआ है, तो मैट्रिक्स इन इनर मेम्ब्रेन विद एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यहां प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम मिल जाएंगे, लिपिड सिंथेसिस के लिए एंजाइम मिल जाएंगे, और क्रेब्स साइकिल जो कि मेन स्टेप है, ध्यान रखना, क्रेब्स साइकिल जो कि बहुत ज्यादा मेन स्टेप है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का, बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो
उसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी यही प्रेजेंट होते हैं। अब क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन स्टेप है, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, या कह लो क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, सबसे मेन स्टेप है ये वाला, ठीक है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, मैट्रिक्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है भाई। यहां तक की बात हो गई, तो ये पूरा डायग्राम एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। द हेडपीस ऑफ ऑक्सीजोम, तो ऑक्सीजोम का जो बेटा हेडपीस होता है, यानी ये जो हेडपीस है इनके हेडपीस के अंदर एक एंजाइम मिलता है, उसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। क्या नाम है, एटीपी सिंथेटेज, जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, किसका, एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को अपन पता है क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। कौन सी प्रोसेस, फॉस्फोरिलेशन। अब मान के चलो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस के लिए अगर एनर्जी हमको मिल रही है ऑक्सीडेशन से, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो यहां होता है, ठीक है ना। तो द हेडपीस ऑफ द ऑक्सीजोम कंटेन एन एंजाइम नेमली एटीपी सिंथेटेज व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यानी फॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस है जिससे एटीपी बनेगा, ठीक है, उसमें मदद करेगा एटीपी सिंथेटेज। अगर फॉस्फोरिलेशन के लिए एनर्जी आ रही है ऑक्सीडेशन से, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जैसा यहां होता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी जो एटीपी बनते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वहां पर जो एटीपी बनते हैं, ठीक है, वो जो एटीपी हैं वो एटीपी बनते हैं किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पास में फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस से। किससे बनते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस से, क्योंकि वहां पर वो जो एनर्जी है वो कहां से आती है, लाइट से आती है। और लाइट को क्या बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में, फोटो, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो जाता है वहां पर। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय, ठीक है ना, बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो मेन 3 स्टेप है बेटा, ठीक है ना, जो मेन जो 3 स्टेप्स हैं इसके एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो कौन कौन से हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। सीक्वेंस है बिल्कुल ये, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इन दोनों के बीच में एक लिंक रिएक्शन भी होती है, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। ओके बेटा, तो ग्लाइकोलिसिस तो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक दोनों में होता है, कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये स्टेप है किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या कह लो TAC, और इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC, ये इसके अदर नेम है किसके, क्रेब्स साइकिल के। और ETS या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो है हमारे पास में अब कंपोनेंट्स ऑफ ETS अरेंज इन इनर मेम्ब्रेन। इसके कंपोनेंट्स कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। अभी बात करके आए अपन इनके बारे में, कहाँ अरेंज होते हैं इसके कंपोनेंट, ETS के लिए जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, साइटोक्रोम्स, कहाँ अरेंज होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, ठीक है बेटा। अब हमें जब इतना समझ में आ गया भाई कि क्रेब्स साइकिल के लिए जो क्रेब्स साइकिल मेन स्टेप है, ये पता चल गया हमें एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो हम ये भी कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन फाउंड इन मैट्रिक्स। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है ना, साइट है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी प्रोडक्शन की, सिंपल बात है। इन हायर एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। किसमें, फ्लाइट मसल्स, 1 सेकेंड, यहां T मिसिंग रह गया, ठीक है ना, इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, यानी ध्यान रखना, हायर एनिमल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं वो कहां मिलते हैं, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स के अंदर। अच्छा भाई, आगे की बात करते हैं। मीजोजोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, अच्छा भाई इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मीजोजोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, मेनली बैक्टीरिया, मैंने आपको बता दिया सोल मेंबर है प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनका सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। तो मीजोजोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स या कह लो बैक्टीरिया इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बात मैं शुरुआत में समझा चुका हूं। जो काम यहां ध्यान रखना, एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर अलग फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर अलग फंक्शन सेम। तो
यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो वहां ये काम माइटोकॉन्ड्रियन वाला काम कौन करता है? मीजोजोम्स करते हैं, जो कि क्या होती है, उनकी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर वाली जो वीडियो है वो आप जरूर देखना, ठीक है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी डाल दूंगा। आगे बात करते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन स्टीरिएटेड मसल्स या कह लो वॉलेंट्री मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स एज ग्रेनुअल्स बाय कॉलिकर, यानी कॉलिकर ने इनको डिस्कवर किया था इन 1880, ठीक है, और इन्हें क्या कहा था उसने? सार्कोजोम्स कहा था। अल्टमान ने इन्हें एक और नाम दिया था बायोप्लास्ट। अल्टमान ने इसे क्या कहा था? बायोप्लास्ट। और सी वेंडा ने 1897 में इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि इसने तो सार्कोजोम्स कहा था, ठीक है ना, सार्कोजोम्स कह के छोड़ गया कौन? कॉलिकर, तो डिस्कवर कॉलिकर ने किया था। अब बेटा टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है, देखो वीडियो आप देखोगे, उसके बाद आपको नोट्स के लिए मैं टेलीग्राम की लिंक उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स को वहां से PDF को डाउनलोड कर लेना और उससे पढ़ने में आपको ईजी रहेगा। एक और बात बेटा, देखो मतलब जितना पॉसिबल है उतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, और इम्प्रूव कर रहा हूं चीज़ों को धीरे धीरे। देखो कमियां हर बार रहती हैं, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये जो चीज़ें, क्योंकि हमारा कभी इन चीज़ों से पहले पाला पड़ा नहीं, ठीक है ना, तो ये नया एक शुरुआत है, धीरे धीरे कमियों को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके सपोर्ट करो चैनल को, जितना हो सके पॉसिबल उतना ग्रो करवाओ बेटा, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लोगों को भी सजेस्ट करो चैनल के बारे में कि हाँ भाई चैनल है, अच्छा कंटेंट अपन दे रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव। कंटेंट हमेशा शानदार रहा है हमारा। ये हो सकता है वीडियो क्वालिटी या टेक्निकलिटीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन वीडियो को कंटेंट हमारे पास द बेस्ट कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, मतलब जो सुपर कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है इसके अंदर। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आपको करने हैं और ग्रोथ की तरफ, चैनल की तरफ आपको पूरा ध्यान रखना है। फुल सपोर्ट की आपकी अभी रिक्वायरमेंट है बेटा। थैंक यू सो मच।